सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं बच्चों। और फाइनली हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो खत्म कर दिया था, जहां पे हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर के बारे में लास्ट में बात की थी। अब हम लोग इसके PYQ लेक्चर्स ले आएंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर ले आएंगे, लेकिन आज की हेडिंग से आप समझ गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बच्चों, यानी कि ऑर्गेनिक पे। अब मुझे पता है यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, कमेंट सेक्शन पे मार काट हो जाएगा, गाली गलौज हो जाएगी, कुछ बच्चे बड़े खुश हो गए होंगे, कुछ बच्चे बड़े दुखी हो गए, क्योंकि मुझे हर साल ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमारी आधी % जनता के स्कूल में ऑर्गेनिक कराई जाती है और आधी % जनता के स्कूल में फिजिकल कराई जाती है। अब हमने फिजिकल का एक चैप्टर कर लिया जो कि सॉल्यूशन है, तो यार अब ऑर्गेनिक वालों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर स्कूल में सिर्फ फिजिकल से शुरुआत नहीं कराते हैं, कमेंट सेक्शन में बच्चे खुद ही बता देंगे। इसलिए बच्चों सबको खुश रखना होता है बच्चों, क्या करें यार अब तो इसलिए दैट इज वाई हमने एक चैप्टर आपको करा दिया है फिजिकल केमिस्ट्री का, विच इज सॉल्यूशन। तो एक चैप्टर अब बचता है ऑर्गेनिक का, फिर हम वापस आ जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि फिजिकल पे, और फिर वापस आ जाएंगे हम ऑर्गेनिक पे। कई बच्चों को लगा होगा कि नहीं ये तो अच्छा आइडिया नहीं है, तो अगेन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये ही सबसे अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसको, समझदार बच्चों से बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक में जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है सेकंड करने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में ऑल तो ऐसा नहीं है, आप फर्स्ट करो ना करो, सेकंड करो ना करो, थर्ड करो ना करो, मतलब कोई भी चैप्टर उठा लो, फर्स्ट पहले उठा लो, सेकंड उठा लो, थर्ड उठा लो, फोर्थ उठा लो, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये आप जानते भी होंगे शायद, या जानना शुरू हो गए होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का जो कि हेलो एल्केन हेलो एरीन, अगर ये नहीं किया तो सेकेंड नहीं समझ में आएगा अच्छे तरीके से, 70% आ जाएगा, 30% समझ में नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर होता है, एक ऐसा ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री का, जहाँ पे आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद करनी होती हैं। आप सब 11th क्लास पास करके आए, आपको पता है कि वहाँ पे हमारे पास एक चैप्टर आया था ऑर्गेनिक का, जहाँ पे सम बेसिक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। वहाँ पे खैर कोई रिएक्शन नहीं थी, लेकिन एक चैप्टर आया था हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि आपको काफ़ी सारी रिएक्शंस याद करनी होती हैं, और वो एक छोटा सा चैप्टर था। यहाँ के सारे चैप्टर हाइड्रोकार्बन से बड़े हैं। तो अगर आपको जो सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक का, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन आना ही चाहिए। अगर आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन नहीं आता है तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर अफेक्ट करेगा। अब द थिंग इज कि जब हम फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का कर लेंगे, उसके बाद हम गैप डालेंगे, आपके पास समय होगा, बिकॉज 1% जनता ही ऐसी है जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को साथ साथ याद करती है, 99% जनता उससे पढ़ती है, फिर उसको समय लगाती है याद करने में। तो समय मिल जाएगा आपको, आप तब तक रिएक्शंस याद कर लेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे, तब तक हम अपना सेकेंड चैप्टर भी कर लेंगे यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का, और वापस से फिर ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। अल्टीमेटली गैप अगर मिल गया फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक करने के बाद, तो सेकेंड तक आपको अगर रिएक्शंस याद हो गई, उस समय का आपने फायदा उठाया। तो होशियार बच्चा उठाता है, लल्लू तो फिर नहीं उठा रहा है ना। लल्लू के लिए आप फर्स्ट के बाद सेकंड कर लो, सेकंड के बाद थर्ड कर लो, सेवंथ कर लो, बात एक ही है। लेकिन होशियार बच्चा क्या करेगा, जब हम ऑर्गेनिक का ये चैप्टर करा देंगे तब तक वो क्या करेगा, इस चैप्टर को याद करता रहेगा। जब भी उसे टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा इन चैप्टर्स के बीच में कि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को कैसे याद करें। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डाला हुआ है इस चैनल पे काफ़ी पहले एग्जाम के टाइम पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को कैसे याद कर सकते हैं। बट ऑल्दो द थिंग इज कि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद करना एक टफ जॉब होती है, इसीलिए यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर में गैप देके फिर उसको सेकेंड को बाद में शुरू करेंगे ऑर्गेनिक का, मैं कह रहा हूँ। चलिए, चैप्टर का नाम आप जानते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हमारा 10th में अगर आपको याद हो एक चैप्टर आया था कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, वहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक बात की थी। हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं, हेलो एरीन तो खैर नहीं पढ़ा था, अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। और अब ये इंडिविजुअल चैप्टर बन के हमारे सामने आ गए। अब ये इंडिविजुअल एक पूरे के पूरे चैप्टर बन के हमारे सामने बेसिकली आ गए, जैसे कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। अब हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, अगर हमारे कार्बन के साथ एल्केन में, नाम को अगर आप तोड़ दो, हेलो एल्केन, हेलो मतलब आया है हेलोजन से, और एल्केन मतलब हमारा एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो जब भी हमारे कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ, इसको हम आर बोलते हैं, कोई भी हेलोजन लगाओ, हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स हमारे लिए होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
वैसे तो एक और हेलोजन भी होता है हमारे पास एस्टार्टिन, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हैं, वो रेडियो एक्टिव है, पी ब्लॉक में बात करेंगे। वैसे तो CBSE ने चैप्टर डिलीट कर दिया, बट ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि CH3 के साथ Cl लगा हुआ है, ये एक हेलो एल्केन है क्योंकि एल्केन के साथ हेलोजन अटैच्ड है। या फिर CH3 CH2 CH2 इसके साथ मान लो Br लगा दिया गया, तो ये भी एक क्या है बच्चों, हेलो एल्केन है, क्योंकि यहाँ पे एल्केन के साथ हेलोजन लग गया। ज़रूरी नहीं है लीनियर ही हो, ब्रांच भी हो सकते हैं, वो सब हम जानते हैं शायद। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, कोई भी एल्केन हो, उसके साथ अगर कोई भी हेलोजन लगा हो तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हेलो एल्केन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हेलो एल्केन के। अब अगर बात करें हेलो एरीन क्या होता है, तो अगर बेंजीन, पहली बात तो हेलो एरीन जो होते हैं, हेलो एरीन जो होते हैं उसमें हेलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग के साथ। यानी अगर हमारा हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, ये हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, सबको पता ही होगा। और बेंजीन के साथ हेलोजन अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको क्या बोल देते हैं, हेलो एरीन। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे क्लोरीन लगा दिया तो ये हेलो एरीन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है Cl, ये भी एक हेलो एरीन है क्योंकि हेलोजन भी लगा हो, कुछ और भी लगा हो सकता है, लेकिन हेलोजन तो लगा हुआ है तो ये भी एक हेलो एरीन है। तो यानी ये एक हेलो एरीन है, ये एक हेलो एरीन है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि CH2Cl, क्या ये एक हेलो एरीन है? आंसर है नहीं, ये एक हेलो एरीन नहीं है। क्यों नहीं है ये हेलो एरीन? क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जो है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्टली अटैच्ड है। लेकिन अगर मैं यहीं पे मान लो एक हेलोजन लगा दूं तो अब ये एक हेलो एरीन हो जाएगा, समझ रहे हो आप। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये हेलो एरीन नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे हम आपको एक स्ट्रक्चर दे दें जहाँ पे वो डायरेक्टली अटैच्ड भी हो और इनडायरेक्टली भी हो तो वो हेलो एरीन कहलाया जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास बेंजीन है, अब देखा जाए तो ये तो हमारे पास हेलो एरीन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे Br लगा दूं तो ये हेलो एरीन बन जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं। तो अगर हेलोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसे हम बोल देते हैं हेलो एरीन, ठीक है जी। तो हेलो एल्केन कौन? जब एल्केन यानी एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन अटैच्ड हो, अदरवाइज से बोल देते हैं हेलो एरीन अगर वो बेंजीन के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। अब इनकी नेमिंग मैं आपको बता दूं, कोई भी ऑर्गेनिक का जो चैप्टर होता है, ऑर्गेनिक का कोई भी एक चैप्टर जो होता है उसके ना स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम उसको जानते हैं, उसका IUPAC यानी उसके बाद उसको पहचानते हैं, उसका नामकरण सीखते हैं, जो कि हम वैसे 10th और 11 दोनों क्लास में सीख के आ चुके हैं, बट फिर भी सीखना होता है। और IUPAC के बाद हम सीखते हैं उसकी प्रिपरेशन, यानी हाउ टू प्रिपेयर दैट कंपाउंड, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद आती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले एक्चुअली आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से कहने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पानी में वो सॉल्युबल होगा नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद, हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोगों को पढ़ना होता है कुछ केसेस में यूजेस। सब में नहीं आते, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में हमें यूजेस भी पढ़ने हैं। मतलब वो आप समझोगे, जैसे हेलो एल्केन में हम कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड्स के यूजेस पढ़ेंगे, अल्कोहल में कुछ सेलेक्टेड अल्कोहल्स के अबे वो नहीं बे, मतलब वो भी है लेकिन और भी यूज आएंगे, कुछ और सेलेक्टेड कंपाउंड के यूजेस पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इस सीक्वेंस में चल देंगे हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में। वी हैव 4 चैप्टर्स। पहला हेलो एल्केन, हेलो एरीन, दूसरा अल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा अमीन्स एंड डाइज़ोनियम सॉल्ट कह लो। तो ये 4 चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के, जिसमें हम चारों में इसी प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से जो नेमिंग होती है उसको हम IUPAC नेमिंग कहते हैं। और वो हम लोग यहाँ पे अगर समझें तो कह रहे हैं अगर आप हेलो एल्केन के नामकरण कर रहे हो तो बस आपको नाम हेलोजन का पहले लगाना है। और आई होप आपको पता हो कि फॉर
हेलोजन, क्योंकि हमने वैसे पढ़ा हुआ है, फॉर हेलोजन हम लोग नाम के आगे यूज करते हैं, फॉर हेलोजन हम नाम के आगे यूज करते हैं हेलो, यूज हेलो एज प्रीफिक्स। आपको नाम के आगे हेलो लगाना होता है। हेलो मतलब क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। सेम यहां पे भी ऐसा ही होता है। आओ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आया मान लो CH3 CH2Cl। अब ये कंपाउंड है जैसे कि हमारे पास, अब इस कंपाउंड के अंदर ये कौन है हमारे पास, इथेन, और ये कौन है, क्लोरो। और नाम आपको आगे लगाना है, पहले बोला हुआ है पहले आपको नाम देना है हेलोजन का, उसके बाद एल्केन का। तो नाम आ जाएगा क्लोरो, क्योंकि यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, इथेन। एज ये हम लोग 10th और 11th दोनों क्लास में कर चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। आपको कोई सवाल हो जवाब हो तो पूछ लेना, ठीक है। सेकेंड, मान लो CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे Br लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि ये 2 पे लगा हुआ है, और आगे आ जाएगा हमारे पास ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आई होप आपको पता हो एक से ज़्यादा हेलोजन भी वो तो यार फिर कोई गिनती ही नहीं है ना, कितने भी नामकरण किसी भी तरीके से इसी में और कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया ऐसे, वो तो फिर गिनती नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, लेफ्ट राइट से शुरू करें तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 2 3 4 5 का मतलब पेंटेन हो गया। तो इस तरीके से नामकरण होता है हेलो एल्केन का। अब हेलो एरीन में तो बहुत ही सिंपल नाम होता है, जैसे बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा बस क्लोरो बेंजीन, दैट्स इट। बस बेंजीन के आगे क्लोरो ब्रोमो ऐसे लिखना होता है आपको, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, तो 1,2 डाइक्लोरो हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो, क्योंकि 1 पे और 2 पे अगेन बेंजीन। इसको हम ऑर्थो पैरा की भाषा में बात कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट है तो ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं, बट ठीक है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन इज बेटर। तो इस तरीके से इसके नामकरण होते हैं। अब ऐसे ही हम कितना मर्जी से एक्सपैंड कर लें, वास्ट कर लें, वो तो फिर रुकता ही नहीं है, आप जानते हैं। अब जैसे कि उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर का, कि भाई राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। पहला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। हमेशा पेरेंटल चेन पहले बनानी होती है, अगर आपको नहीं पता तो इसको पेरेंटल चेन बोलते हैं। ये हमेशा सबसे पहले बनानी होती है, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट, पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, और एन है मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। अब उसमें 2 पे, यहाँ से शुरू कर लो लेट से, 2 पे कौन बैठा हुआ है, क्लोरीन, और 3 पे कौन बैठा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल मतलब होता है CH3। अब बाकी आप जो बचे हुए H लगा लो, बिकॉज कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। अब जितने H हो बच गए और जितने बॉन्ड बच गए उतने H लग जाएंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, पेंटेन नाम हो गया। सेकेंड की अगर बात करें तो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है। इसके 1 पे कौन लगा हुआ है, क्लोरीन, और 1 2 3 4 पे कौन लगा हुआ है, इथाइल। इथाइल मतलब C2H5, जिसको आप CH2 CH3 भी लिख सकते हो, बट वी कैन ऑल्सो राइट C2H5 विच इज इथाइल। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही कोई और भी आ जाए तो सबसे पहले पेरेंटल चेन, उसके बाद आसपास के लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला पड़ाव होता है विच इज़ IUPAC, जिसके जितने क्वेश्चन किए जाए उतने कम है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, यानी हेलो एल्केन को बनाया कैसे जाता है, ठीक है जी। तो हेलो एल्केन को बनाने पहले हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, और हेलो एल्केन की पढ़ने के बाद फिर हम हेलो एरीन पे चलेंगे। तो पहला तरीका है कि आप इसे एल्कोहल से बना सकते हो। एल्कोहल मतलब R के साथ OH लगाओ। आपको क्या करना है, आपको R के साथ से OH को हटा के R के साथ हेलोजन लगाना है। कोई भी R हो सकता है, R ऐसा हो सकता है, R ऐसा हो सकता है, R ऐसा हो सकता है, बस आपको R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, तो आपको एल्काइल ग्रुप से
OH को हटा के वहाँ पे हेलोजन लगाना है। अब इसके एक नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक तरीका है कि आप इसके अंदर KCl इन द प्रेजेंस ऑफ H+ अगर डाल दो, ठीक है जी, एक तरीका ये है। तो यहाँ पे क्या होता है, K जो है वो OH को लेके निकल जाता है, KOH, और R के साथ जो है वो Cl लग जाता है। या फिर एक तरीका होता है आप इसके अंदर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 डाल दो, अगेन H जो है वो OH को लेके निकल जाता है और R के साथ Br लग जाता है। सेम आप यही काम PCl3 के साथ करा सकते हो, OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा। अच्छा, यही काम PCl5 के साथ भी हो सकता है, वी कैन यूज़ PCl3 और PCl5, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लें, और R के साथ OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप PCl3 लेते हो तो H3PO2 बनता है, और PCl5 लेते हो तो H3PO4 बनता है, मतलब बाय प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे H2O बनता है, यहाँ पे KOH बनता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और वो है SOCl2। इफ़ अगर आपको ना पता हो इन केस, तो SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इसको हम इतना प्यार क्यों दे रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। थायोनाइल क्लोराइड, इसको मैंने येलो कलर से क्यों लिखा है, हम इसका पूरा नाम क्यों पढ़ रहे हैं, बाकियों को इतनी इज्जत क्यों नहीं दे रहे, वो अभी समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर हम SOCl2 यूज़ करते हैं तो अगेन होता तो वही है, R के साथ क्या लग जाता है, OH हट जाता है और Cl लग जाता है। लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ गैसेस का लॉस होता है, कुछ चीज़ों का लॉस होता है, कुछ गैसेस का लॉस होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ से जब OH हटता है और Cl लगता है तो एक तो SO2 गैस बन जाती है जो कि उड़ जाती है, और एक HCl गैस बनती है जो कि उड़ जाती है। अब आप बताओ मैंने इसको पीले रंग से क्यों लिखा, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? कोई दिमाग लगा सकता है? दिमाग लगा सकता है तो कमेंट सेक्शन पे लगाए कि यहाँ पे हम लोगों ने SOCl2 क्यों डाला है, और मतलब डाला तो है, उसके पीले रंग से क्यों लिखा है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? तो अगर आपने नोटिस किया हो कि भाई बाकी सब में जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो या तो लिक्विड है, या तो सॉलिड हैं, या तो एक्वास हैं, लेकिन इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो दोनों के दोनों गैस हैं, और बाय प्रोडक्ट्स दोनों के दोनों गैस बनने की वजह से वो उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ आपका हेलो एल्केन मिलता है। ये हमारा बच जाता है, हेलो एल्केन इज लेफ्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, हेलो एल्केन। अल्टीमेटली वी वांट टू से कि ये बेस्ट मेथड है एल्कोहल से। देखो अभी हम हेलो एल्केन को बनाने के और भी तरीके पढ़ेंगे, लेकिन एल्कोहल से बनाने का ये बेस्ट मेथड है। एल्कोहल से भी हमारे पास अलग अलग तरीके हैं ना, ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, ये यूज़ करो, लेकिन एल्कोहल से बनाने के जो बहुत तरीके हैं उनमें हम कह रहे हैं ये वाला इज़ द बेस्ट मेथड। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये वाला बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इस वाले मेथड में जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे SO2 और HCl, ये बाय प्रोडक्ट्स जो हैं ये गैस फॉर्म में होते हैं, और गैस फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है, ये निकल जाते हैं। ये जो बाय प्रोडक्ट्स है ये गैस की फॉर्म में होते हैं, और गैस की फॉर्म में होने से क्या होता है, ये एक्सेल आउट हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने की वजह से जो हमें RCl मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, हमें कोई और एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये NCERT का सवाल ही है जो आगे आ रहा है, वाई प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल इज बेस्ट मेथड। तो आंसर मैंने आपको बताया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, एज बाय प्रोडक्ट्स यानी कि HCl एंड SO2 are in gaseous form and hence expel out, leaving pure halo alkanes behind, leaving हेलो एल्केन्स बिहाइंड। यानी कि आपको आफ्टर द प्रोसेस प्योर फॉर्म में काइंड ऑफ हेलो एल्केन मिल जाएगा। और हमेशा मैं 10th को बताता आया हूँ, आपको ये बताऊँगा, हमेशा जब भी कोई केमिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो और
खासकर वो चैप्टर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का हो, क्योंकि फिजिकल में तो पॉसिबल नहीं होता, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का है, और वहाँ पे आप कोई रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई रिएक्शन लिख सकते हो, तो हमेशा लिखनी है, क्योंकि रिएक्शन लिखने से आपको एक ऐसा इंप्रेशन मिलता है यार कि भाई देखो क्या होता है यार, हम जब कोई आंसर लिखते हैं तो उसके नीचे अगर रिएक्शन लिखी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली टीचर की जो निगाह है वो रिएक्शन पे जाती है। ऐसा हो सकता है कि आपने ऊपर कुछ अंग्रेजी में गलत वलत लिख दिया हो, ये भी तो हो सकता है कि आपने कुछ गलत लिख दिया हो, लेकिन वो गलत जो होता है, अब मान लो आपने ऊपर अंग्रेजी में कुछ इज एम आर वॉज वर की गलती कर दी है, लेकिन नीचे अगर आपने रिएक्शन सही लिखी है ना, तो बस फिर आपकी जो निगाह है, टीचर की जो निगाह है वो रिएक्शन पे ज़्यादातर जाती है। अब मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया ROH, और ROH के अंदर आपने डाल दिया SOCl2। अब ROH के अंदर अगर आपने SOCl2 डाल दिया तो OH हट गया और क्या लग गया, Cl। अब ऐसा करने पे SOCl2 और HCl बाहर आ गए। अब आपने यहाँ पे गैस लिख दिया और यहाँ पे गैस लिख दिया, यहाँ पे एरो बना दिए, है ना। एरो का मतलब पता ही होगा, गैस का बाहर निकलना। अब 90% केसेस में क्या होगा, जो टीचर है वो सिर्फ आपकी रिएक्शन देख के ही समझ जाएगी कि बच्चे को आता है, और ऊपर नहीं पड़ेगी, खासकर बोर्ड के एग्जाम में चेकिंग के दौरान, क्योंकि वहाँ पे टीचर थोड़ा सा जल्दबाजी में चेक कर रहे होते हैं। ठीक है यार, ऊपर तो पढ़ लिया तो भी क्या हुआ, आप लिख तो रही हो ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऊपर की निगाह जाने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हमने कोई रिएक्शन लिख रखी है तो। डन है, चलो ठीक है। तो यानी एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना ये फर्स्ट मेथड आया, उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, उन सारे ऑप्शंस में SOCl2 इज द बेस्ट मेथड। ठीक है जी, क्योंकि उसमें बाय प्रोडक्ट्स गैस बन के उड़ गए। अब अगला आता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ये 11th क्लास की ही रिएक्शन है, तो आई होप आपको याद होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, CH4 डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज और Cl2। अब कई लोग ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं कि जो रिएक्ट होता है वो ऊपर आता है, कंडीशंस नीचे आते हैं, कुछ भी बात करते हैं वैसे तो वो, लेकिन कोई बात। चलो, अब होता क्या है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में Cl2 रेडिकल्स की फॉर्म में टूटता है, होमोलेप्टिक क्लीवेज होता है 11th क्लास, और Cl रेडिकल बन जाते हैं। यहाँ से वो एक H को हटा देता है और खुद बैठ जाता है, और एक Cl यहाँ से बचता है, एक H यहाँ से बचता है, HCl का लॉस हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, अगर वहाँ पे Cl2 और है और अल्ट्रा वायलेट रेज अभी भी गिर रही है, तो यहाँ से ये एक और H हटा देगा और 2 Cl लगा देगा, और अगेन यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक Cl गया, HCl का लॉस हो जाएगा। अगेन ये एक और बार होगी, और CHCl3 बना देगा, और अगेन HCl का लॉस हो जाएगा, और फाइनली एक H और जा सकता है, तो एक बार ये रिएक्शन और हो सकती है, और यहाँ से CCl4 फाइनली बनेगा, और किसका लॉस हो जाएगा, HCl। अब ये रिएक्शन आगे नहीं हो सकती बिकॉज आपने चारों के चारों H जो हैं वो निकाल लिए। अब Cl को तो हटा के लगेगा नहीं, और लग भी गया तो बनेगा तो वही, तो इसलिए ये रिएक्शन शुरुआत यहाँ से होती है, रुकती यहाँ पे है। हम इसका जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, इसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है, बीच में रोका भी जा सकता है, लेकिन अगर वो कुछ डालना पड़ेगा, कुछ कंडीशन चेंज करनी होंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे ही रिएक्शन करा दोगे, उसमें Cl2 और अल्ट्रा वायलेट रेज डाल दोगे, तो ये रिएक्शन यहीं जाके रुकेगी, है ना। नॉलेज के लिए बात कर लेते हैं, अगर इनका IUPAC नेम देना हो, इसका क्लोरोमीथेन है, इसका डाइक्लोरोमीथेन है, इसका ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसका टेट्राक्लोरोमीथेन है, लेकिन इनके कॉमन नेम भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे इसका कॉमन नेम शायद आप जानते हो, क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। IUPAC तो मैंने आपको बताया ट्राइक्लोरोमीथेन है, और इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। IUPAC की बात हम कर चुके हैं ना, और इनके हम लोग चैप्टर के एंड में यूजेस भी पढ़ने वाले हैं, इनके यूजेस भी पढ़ेंगे हम, वो भी अगेन बात की बात रहेगी। लेकिन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में एल्केन्स को हम अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ Cl2 या Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, और अगर इनकेस अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं है तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे भी कराई जा सकती है, बिकॉज अगेन हाई टेम्परेचर पे भी हम क्लोरीन को तोड़ सकते हैं। डन, ठीक है। इसका आता है हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज, यानी तीसरा तरीका आ रहा है हेलो एल्केन बनाने का, बट एक्चुअली यहाँ पे हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, बात ये क्यों हुई, बात ये हुई कि
हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन नहीं बना रहे, लेकिन दूसरा हेलो एल्केन बना रहे हैं ना यार। अब इसको क्या समझाएं? मान लो हेलोजन के साथ, जैसे आप समझ लेते हैं एक रिएक्शन जिसका नाम है फिंकरस्टीन। अब फिंकरस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग R के साथ X लेते हैं और उसके अंदर हम लोग NaI डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विच इज अ सॉल्वेंट। इट इज नॉट अ कैटलिस्ट, इट इज अ सॉल्वेंट। अब होगा क्या, यहां जो R के साथ हेलोजन लगा होगा वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। वैसे तो क्लोरीन और ब्रोमीन ही हो सकता है, फ्लोरीन के भी चांस कम है, लेकिन आयोडीन नहीं होगा क्योंकि आयोडीन हमने सोडियम के साथ ही ले रखा है पहले से। अब होगा क्या, सोडियम जो है वो आयोडीन के साथ, आपको भी पता है मुझे भी पता है, खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? बिकॉज सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आयोडीन इज नॉट दैट पॉजिटिव, दैट नेगेटिव टू स्टेबलाइज सोडियम पॉजिटिव आयन। सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते। और NaI एक कंपाउंड तो है लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अब आप सोचो, एक दिन NaI RX से मिलता है और R के साथ लगा हुआ है X। X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो जिसमें ज़्यादा चांस है क्लोरीन और ब्रोमीन के। अब सोडियम जो है वो आयोडीन के मुकाबले क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सोडियम आयोडीन को छोड़ के X को ले लेगा, यानी फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन को ले लेगा और अपने साथ जोड़ देगा और क्या बना देगा, NaX, जिसका भी हम एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे। और ऑब्वियस बात है ये जो I है वो R के साथ जाके लग जाएगा। तो हमने एक हेलो एल्केन से दूसरा हेलो एल्केन बना दिया जिसमें आयोडीन लगा हुआ है, जो कि नॉर्मल केसेस में आयोडीन नहीं लगता है, लेकिन इस रिएक्शन में लगा दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 के साथ Cl लगा हुआ था, आपने उसके अंदर NaI डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विच इज अ सॉल्वेंट। Na जो है Cl को लेकर निकल जाएगा और आयोडीन के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, CH3 जो है वो आयोडीन के साथ लग जाएगा और Na जो है वो Cl को लेके यहाँ से निकल जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर हम बात करें CH3 CH CH2 और यहाँ पे CH3 और अगेन मैं इसके अंदर अगर NaI डाल दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ हेलोजन कहाँ है इसमें, ओहो इसमें तो हेलोजन लगाना ही भूल गया मैं। हाँ, यहाँ पे लगा हुआ मान लो Br और आपने डाल दिया एसीटोन और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, NaI। तो अगेन यहाँ से Na जो है Br को लेकर निकल जाएगा और I यहाँ लग जाएगा, यानी कि CH3 CH CH2 CH3 तो यहाँ था ही, और CH2 के साथ यहाँ से Br हट गया और क्या लग जाएगा, आयोडीन। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन और Na के साथ Br, Na Br को लेके निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हमने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हम हेलोजन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब एक हेलोजन पहले से लगा हुआ था, बस हम उसको हटा के एक दूसरा हेलोजन लगा रहे हैं, तो इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोल रहे हैं। डन है? ठीक है। इसके बाद एक और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आ रही है जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। अब क्या होता है, जैसे हेलोजन जो है यानी कि खासकर फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आप जानते हैं, तो वो अक्सर एल्केन के साथ जुड़ता नहीं है। अक्सर आपको एल्केन के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन ही मिलेंगे बिकॉज सबसे स्टेबल पेयर हैं। लेकिन मुझे मान लो एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जो कि फ्लोरीन का हो, मतलब एक ऐसा हेलो एल्केन बनाना है जो कि फ्लोरीन का हो। अब फ्लोरीन का जो हेलो एल्केन होता है, फ्लोरीन का बना हुआ हेलो एल्केन जो होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है। और ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है ये इकलौती रिएक्शन है इस चैप्टर की जहाँ पे आप हेलो एल्केन बनाओगे फ्लोरीन के, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है। प्लस ये एक नेम रिएक्शन भी है। आई होप आपको पता हो, ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन किसी के नाम पे रखी जाती है उन्हें नेम रिएक्शन बोलते हैं, और ये ऑटोमेटिकली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो होती ही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रिएक्शन एक और कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकलौता तरीका है फ्लोरीन के एल्केन हेलो एल्केन
बनाने का। अब इस रिएक्शन में भी हेलोजन एक्सचेंज होता है। आपको R के साथ अगेन X लेना है और यहाँ पे जो X है वो अगेन क्लोरीन या ब्रोमीन हो तो चलेगा, आयोडीन भी चलेगा, लेकिन मेनली अगेन क्लोरीन और ब्रोमीन ही होता है, बस फ्लोरीन नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन तो हम लगाना चाह रहे हैं। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा AgF या मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा HgF2। अब आप इस जगह पे देखिए, हमने जान के NaI लिया क्योंकि Na बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और आयोडीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो पेयर है वो स्टेबल नहीं रहता है, ये जो पेयर है वो स्टेबल नहीं रहता है और ताकि वो रिएक्शन कर ले। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो लगभग वही हो रहा है। हम यहाँ पे अब AgF लाए हैं, AgF इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि Ag इज़ नॉट दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। फ्लोरीन तो आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट वी हैव। अब Hg जो है या Ag जो है ये इतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितने होने चाहिए और एज अ रिजल्ट इनका ये पेयर अनस्टेबल है। तो जैसे इनको RX दिखता है जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन लगा हुआ है, तो Ag कहता है यार फ्लोरीन को कि यार तू उसके साथ चला जा क्योंकि मैं तेरे साथ स्टेबल नहीं हूँ, और Ag जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करेगा यानी X के साथ, तो ऑटोमेटिकली फ्लोरीन को छोड़ देगा और फ्लोरीन को R के साथ बैठना होगा और Ag जो है वो X को लेके चला जाएगा, Ag जो है वो यहाँ से X को लेके निकल जाएगा। सिमिलरली HgF2 में R जो है उसको F के साथ बैठना होगा, बैलेंसिंग हो जाएगी, वो तो दो मॉलिक्यूल लगेंगे यहाँ पे, और Hg जो है वो यहाँ से X को अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ले जाएगा। वो बैलेंसिंग का खेल है, अगर हम यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें तो रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। डन। अब इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो मान लो हमारे पास आया कि CH3 CH2 के साथ हमने Cl लगा रखा और मैंने उसके अंदर डाल दिया AgF। अब AgF डालने पे क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 F लग जाएगा और Ag जो है वो यहाँ से Cl को लेके निकल जाएगा और क्या बना देगा AgCl। तो ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये इकलौती रिएक्शन है जहाँ पे हम हेलो एल्केन बनाएंगे फ्लोरीन के। आप चाहो तो कहीं पे लिख भी लो, जब आप ये नोट कर रहे होगे तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको स्लाइड में मिल जाए। ये बात आपको कन्वर्जन्स में काम आएगी, जहाँ पे हमें ना कन्वर्जन समझते हो ना आप लोग, जहाँ पे हमें एक कंपाउंड को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, उन्हें हम कन्वर्जन कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द ओनली रिएक्शन इन दिस चैप्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लोरीन को हेलो एल्केन के साथ लगाने के, मतलब हेलो एल्केन में फ्लोरीन लगाने के और तरीके नहीं हैं, तरीके हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं उसमें ये इकलौता है। तो दिस इज द ओनली रिएक्शन इन दिस चैप्टर इन विच वी कैन प्रिपेयर फ्लोरो एल्केन्स, जिनको एल्काइल फ्लोराइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इकलौती ये रिएक्शन है इसलिए, प्लस ये नेम रिएक्शन भी है, तो दैट इज़ वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। सारी ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको बस इसके इंपॉर्टेंट होने के 2 कारण हो गए, है ना। ठीक है, डन। इसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है एल्कीन से बनाना हो। अब एल्कीन्स में 2 केस होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक एल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिक एल्कीन। अब सिमेट्रिक एल्कीन और अनसिमेट्रिक एल्कीन में हमारे पास आज का जो मेन फोकस रहेगा वो सिमेट्रिक एल्कीन रहेगा। और अनसिमेट्रिक एल्कीन में आपको शायद याद हो, एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, जिसको हमने बोला था मार्कोवनी एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। शायद आपको याद हो, मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी रूल, है ना, वो हमें रूल अनसिमेट्रिक एल्कीन में लगाना होगा। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लें कि सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होते हैं। अगर किसी को नहीं पता, मैं यहाँ पे एक स्लाइड ला रहा हूँ वो समझाने के लिए, वो आपको पीपीटी का हिस्सा नहीं मिलेगी, तो इसीलिए अगर आपको वो नोट करना हो तो साथ साथ नोट कर लेना कि सिमेट्रिक एल्कीन्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक एल्कीन्स क्या होते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिक एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर इधर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
CH3, ये भी एक सिमेट्रिक एल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के अंदर से दो दो कार्बन है। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, ये भी एक सिमेट्रिक एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर इधर सब कुछ सेम है। फिर आता है अनसिमेट्रिक। अब अनसिमेट्रिक एल्कीन्स क्या होंगे, नाम से आप समझ गए होंगे कि भैया जिसमें डबल बॉन्ड के इधर और इधर नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं होंगे, जैसे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, अब ये भी एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अनसिमेट्रिक एल्कीन क्यों है ये, क्योंकि भाई इसमें भी डबल बॉन्ड के इधर और इधर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अलग अलग है, तो ये भी अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अब अनसिमेट्रिक एल्कीन और सिमेट्रिक एल्कीन में ये रिएक्शन अलग अलग तरीके से होती है। जैसे ये अगर मैं कंपाउंड बोलूं, ये वाली एल्कीन अगर मैं बोलूं तो ये भी अनसिमेट्रिक है ना। तो ये सारे अनसिमेट्रिक एल्कीन्स हैं। एक बार इन्हें हम नोट कर लेंगे क्योंकि आगे जाके ये काम आ रहे हैं। आज ही कुछ काम आएंगे, कुछ अगले रिएक्शन में। मतलब सिमेट्रिक वाले तो आज हम पढ़ रहे हैं, अनसिमेट्रिक को अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज़ आप ये पहले कहीं पे नोट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। वीडियो को पॉज कर लो, चाहिए वो तो आप कर सकते हो, और उसको नोट कर लो। फिर मैं हटा रहा हूँ, डन है। स्लाइड का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं तो बैक जाए कर लेना, ठीक है। अब सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक एल्कीन में क्या फ़र्क है, मतलब जब हम एल्कीन लेंगे सिमेट्रिक और उसके अंदर क्या डाल देंगे बच्चों, हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI। अब आप सोच रहे होंगे HF क्यों नहीं भाई, तो आंसर है HF नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है इसलिए, और ये स्टेबल भी नहीं है, इसलिए लैब इसमें मिलता भी नहीं है। कोई कौन बनाएगा, ऐसा क्यों बनाएंगे हम इसे, तो इसीलिए ये लैब में मिलेगा नहीं, स्टेबल है नहीं। दैट इज़ वाई HF के साथ ये रिएक्शन सिमेट्रिक एल्कीन की नहीं होने वाली है। किस में होने वाली है, सिमेट्रिक एल्कीन में HCl, HBr, HI। और सिमेट्रिक एल्कीन के लिए पढ़ाई करना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। पंगा कहाँ पे आता है, अनसिमेट्रिक एल्कीन में, जहाँ पे हमें मार्कोवनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल अगर याद आ रहा हो, ये दो नाम तो याद ही होंगे, नाम ही ऐसा कोई भूल ही नहीं सकता। मतलब ठीक है स्पेलिंग, लेकिन वैसे नहीं भूल सकता, मतलब सुना हो तो ऐसे ही रमेश सुरेश तो है नहीं, तो ये मार्कोवनी एंटी मार्कोवनी नाम है, ये आपको याद ही रहने चाहिए। चलो, लेकिन अभी सिमेट्रिक एल्कीन की अगर बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब अगर इसके अंदर हमने HX का मतलब क्या है, HCl, HBr या HI डाल दिया, बहुत आसान है, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ जाके H लग जाएगा, यहाँ पे 2 H थे 3 हो गए, और दूसरी तरफ जाके हमारा X जो भी हमने हेलोजन लिया वो लग जाएगा। कहीं पे भी लगा दो, बिकॉज एल्कीन जो हम सिमेट्रिक ले रहे हैं, इसलिए कहीं पे भी H लगा दो और कहीं पे भी X लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी एल्कीन हम ले रहे हैं वो सिमेट्रिक है। अब जैसे यहाँ पे इसका एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, तो CH3 CH मैंने इसका पाई बॉन्ड तोड़ दिया, CH3। अब एक तरफ कहीं पे भी H लगा दो और कहीं पे भी Cl। अब सोचो आपने यहाँ पे Cl लगाया और इस वाले पे H लगाया पाई बॉन्ड तोड़ के, तो ये कौन है, 2-क्लोरोब्यूटेन। अब अगर आपने यहाँ Cl लगाया होता और यहाँ H, तो भी इसका नाम 2-क्लोरोब्यूटेन ही होता। तो कंपाउंड सेम बनेंगे इररिस्पेक्टिव आप कहाँ पे H लगा रहे हो, कहाँ पे Cl। लेकिन शर्त है जो एल्कीन होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे कि CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब ये भी एक सिमेट्रिक एल्कीन है और आपने इसके अंदर HX डाल दिया। अब आप पाई बॉन्ड तोड़ के कहाँ पे Cl लगा रहे हो और कहाँ पे Br लगा रहे हो या X लगा रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहाँ पे आप H लगा रहे हो, कहाँ पे आप X लगा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ से मैंने पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो CH3 CH3। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया X और यहाँ पे मैंने लगा दिया H, तो भी इसका नाम मान लो एक क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो से शुरू होगा, 2 मिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल। और यहाँ पे लगा होता तो भी 2 क्लोरो। तो अल्टीमेटली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपने हेलोजन कहाँ लिया है
और हाइड्रोजन कहाँ लिया है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। लेकिन आप समझ सकते हो शायद, नहीं तो समझाएंगे कि अनसिमेट्रिक में फ़र्क पड़ेगा और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए कहाँ पे एक्स लगाना होगा हाइड्रोजन और कहाँ पे एच लगाना होगा, इसके लिए हमें 2 रूल पढ़ने होंगे, मार्कोवनी एंड एंटी मार्कोवनी। ठीक है जी, वो बात की बात रहेगी। डन है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या होते हैं, उनकी IUPAC रफ। फिर हमने बात करी इनकी प्रिपरेशन की, जहाँ पे पहला तरीका प्रिपेयर करने का आया यूजिंग एल्कोहल, जिसमें बेस्ट मेथड रहा SOCl2। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसको फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, जिसमें हमने H हटाया और Cl लगाते चले गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में 2 आए, फिंकरस्टीन और स्वार्ट्स। फिंकरस्टीन में हमने आयोडीन के हेलो एल्केन बनाए और स्वार्ट्स में फ्लोरीन के। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी HX डाल के। HX में भी हम लोग पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक एल्कीन। अगली क्लास में अनसिमेट्रिक, अगले लेक्चर में मतलब अनसिमेट्रिक एल्कीन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, हर बार ऑर्गेनिक में, बार बार तो नहीं बोल सकता, कि जब भी आप ऑर्गेनिक के अगले लेक्चर में आए तो पिछले वाले की रिएक्शंस याद करने की कोशिश कर लें। क्योंकि ये यकीन मानिए, आप अगर इसको पाइलअप करते चले जाएंगे कि यार मैं इकट्ठे पूरे चैप्टर होने दो फिर रिएक्शन याद करूँगा, तो अगेन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है बहुत सालों का कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हर बच्चा जिसको ऑर्गेनिक के रिएक्शन टिप्स पे याद है ना, उसने उसको बहुत अर्ली टाइम्स में ही याद करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता, या 1 लाख में 1 होगा, जो लास्ट मोमेंट पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले पेपर से टेस्ट से रिएक्शन याद करना शुरू करे और उसको हो जाए। और अगर हो भी जाएंगी, मान लो यूटी में 1 आध चैप्टर करे, लेकिन चारों चैप्टर की ऑर्गेनिक की हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो इसीलिए बेस्ट तरीका ये है कि आप रिएक्शंस को लिख लिख के याद करें, है ना। मैंने एक तरीका बताया हुआ है, आप कुछ पेजेस पे सारे रिएक्टेंट साइड लिख के एरो मार के प्रोडक्ट की जगह छोड़ दें, और जब पूरा चैप्टर हो जाए ऐसा करके एक पूरी लिस्ट बना लें सारी रिएक्शन की, जितनी भी एक चैप्टर में 50-60 जितनी भी रिएक्शन है, उनके रिएक्टेंट साइड लिख के एरो की जगह छोड़ दें। उसके बाद उसकी 50-60 फोटोकॉपी करा लें। 50-60 ज़्यादा हो जाएंगी, 10 करा लो अभी शुरू में, और 10 फोटोकॉपी करा के जब भी आपको लगे खाली टाइम है, बस में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, मेट्रो में हो, ऐसे घर में खाली बैठे हो, वॉशरूम में हो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो और अपना रिएक्शन को करना शुरू कर दो। इससे और नहीं आ रही जो, उसको देखो और लिख के देख लो, फिर कर लो। कोई माए का लाल या लाली नहीं रोक सकता आपको ऑर्गेनिक के रिएक्शन याद करने से। चलिए, फिलहाल ये लेक्चर 1 है। मेरी सलाह होती है, ये मानते बहुत कम बच्चे हैं, और जो मानते हैं वो फिर समझ जाते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।